मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। 2-3 दिन से मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गया हुआ था और बाय द वे मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं करा पाया, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन से आपकी जो क्लास है वो डिस्टर्ब थी। लेकिन आज आपकी क्लास बच्चों चलने वाली है, कंटिन्यू चलेगी। हालांकि आज की क्लास जो है थोड़ा सा 20 क्वेश्चन के नियर अबाउट चलेगी और कोशिश करेंगे हम इसको 30 तक भी लेकर जाने का। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं भी ट्रैवल से आज लौटा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हूँ। लेकिन कल से बच्चों आपकी जो क्लास है यथावत चलेगी। एक बार जय माता दी कह के हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले के ऊपर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग हमारे पाचन तंत्र के कौन से हिस्से में होता है? एक आपको बच्चों दिया गया है छोटी आंत, एक आपको दिया गया है अमाशय जिसको हम स्टोमच भी बोलते हैं, एक आपको दिया गया है बड़ी आंत, और बच्चों एक ध्यान से देखिएगा, एक आपको दिया गया है पैनक्रियाज जिसको हम लोग अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को आज की जो क्लास है उसमें कम टाइम दिया जाएगा। अपनी फिंगर को तेज चलाना है और लाइव चैट बॉक्स के अंदर सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं सही आंसर के बारे में। हमारे भोजन का अधिकांश जो भाग है बच्चों वो छोटी आंत में संपन्न होता है। 90% जो पाचन का कार्य है वो हमारी छोटी आंत के द्वारा ही क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। चलिए बच्चा, हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे बड़े ध्यान से। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? एक आपको दिया गया है जोसेफ फोरियर, एक दिया गया है एल जबलर, और एक बच्चों आपको दिया गया है CJNN जेफर्स, और डी यहाँ पर दिया गया है CC पार्क। चलिए, ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस है, इसकी जो इमेजिनेशन है ये किसके दिमाग की पहली जो है कल्पना है? तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मैं इस बात को पुनः रिपीट करता हूं, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट होगी और फैन भी ओपन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो बैकग्राउंड नॉइस है वो थोड़ा सा परेशान करे। लेकिन कल से आपकी जो क्लास है वो पावर पॉइंट के ऊपर PPT के माध्यम से एक हाई क्वालिटी की जो है क्लास होने वाली है, और कल से आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। चलिए बच्चा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, आंसर को देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। आपके पास 4 विकल्प थे बच्चों, तो ना तो बी सही है आपका, ना सी, ना डी। अगर हम बात करते हैं सही की, तो ग्रीन हाउस की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी। चलिए, हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मनुष्य के शरीर में 2 हार्ट बीट के बीच में कितना गैप होता है? एक हार्ट बीट के बाद अगर हम अगली हार्ट बीट की बात करते हैं तो उसमें आपको कितना समय मिलता है बच्चों? एक है 1.5 सेकेंड, एक है 0.8 सेकेंड, एक है 1 मिनट, और एक बच्चों आपको दिया गया 1 सेकेंड। चलिए, तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो 2 हार्ट बीट्स के बीच में कितना गैप होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं सही आंसर की। 4 विकल्प हमारे पास मौजूद थे। सही की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो सही आपका बी है। 2 हार्ट बीट्स के अंदर कितना गैप होता है? 0.8 सेकेंड का होता है। उसका रीज़न ये है कि एक स्वस्थ युवा का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यदि आप 72 को 60 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 60 को 72 से डिवाइड करते हो तो आपका लगभग जो है आंसर कितना आ जाना है? 0.8 आ जाना है। चलिए, आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 60 सेकंड को यदि बच्चों हमारे द्वारा 72 जो गैप है 2 हार्ट बीट्स के बीच में उससे डिवाइड किया जाएगा तो नियर अबाउट आपका 0.8 सेकेंड आ जाएगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? इसको हम लोग खुरपका रोग भी बोलते हैं। इसमें जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनका मुख आ जाता है, साथ ही साथ जो पैर है वो भी आ जाते हैं। तो ये बीमारी किसकी वजह से पशुओं के अंदर फैलती है? जीवाणु, विषाणु। एक आपको दिया गया प्रोटोजोआ, एक दिया गया उपरोक्त सभी। पशुओं के अंदर खुर और पैर पकने वाली जो बीमारी होती है, खुरपका भी बोल देते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको फुट एंड माउथ रोग भी बोलते हैं। तो ये किस की वजह से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, और डी एक है आपका उपरोक्त सभी। चलिए बच्चा, तेज़ी के साथ हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
राइट जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। तो बच्चा आपका देखिएगा ए यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है यहाँ पर, और साथ ही साथ डी भी बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है। विषाणु यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, यही सभी बच्चों ने याद रख लेना है। चलिएगा बच्चा देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कंफर्म है आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज़ आपको डिस्टर्ब कर सकता है, दोनों चीज़ को आज आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। कारण ये है कि मेरे पास मेरा लैपटॉप भी नहीं है, आज माइक भी नहीं है, तो आज हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन कल से आपकी जो क्लास है वो एक टॉप क्वालिटी की क्लास होने वाली है। आज फिलहाल हम कंटेंट पर फोकस करते हैं, क्वेश्चनों के अंदर कितना दम है उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। वीडियो क्वालिटी के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। चलिए पाँचों क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आता है? यानी कि आपके पास 4 विकल्प है बच्चों, 3 इसमें से घास की कैटेगरी में आते हैं, एक आता है पेड़ की कैटेगरी में। तो आपको तेज़ी के साथ उसको फाइंड करना है जो घास नहीं है, और बाकी आपको जो है तेज़ी के साथ अपना आंसर भी सबमिट करा देना है। चलिए एक आपको दिया गया है गेहूँ, और एक बच्चों आपको दिया गया है गांठ घास, एक आपको दिया गया राई, एक आपको दिया गया है जौ। बच्चों इन 4 में से 3 को हम घास की कैटेगरी में रख सकते हैं, एक ऐसा है जिसको हम लोग घास की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, वही आप लोगों को आंसर के रूप में सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है बच्चों, डी भी आपका गलत है। उसका कारण ये है हम इन तीनों को ही हमेशा घास की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन जो राई होती है सरसों की तरह बारीक दाना होता है, जिसके द्वारा कभी कभी हम अचार के रूप में भी हम इसको जब अचार डालते हैं मिर्च का, तो उसके अंदर हम इसको भरने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो राई को हम घास की कैटेगरी में कभी भी नहीं रखते हैं, इसको हम पौधे की कैटेगरी में, पेड़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए बच्चों सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पेस मेकर का संबंध मनुष्य के कौन से ऑर्गन से है? फेफड़े से है, हार्ट से है, दिमाग से है, या फिर गुर्दा से है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। तो पेस मेकर का संबंध बच्चों हार्ट से होता है, यानी कि आपके 3 विकल्प गलत हैं, बी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिएगा क्लास को और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। 7 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण क्या है? द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है, जो पौधों का वर्गीकरण है, उसमें से पौधों का ऐसा कौन सा टाइप है जिसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है? एक बच्चा आपको दिया गया है अनावर्त बीजी, एक आपको दिया गया है मॉस, एक आपको सी दिया गया आवर्त बीजी, और एक आपको दिया गया फर्न किस्म के पौधे, जिनको हम झाड़ीनुमा पौधे भी कह सकते हैं। द्विनिषेचन पादप वर्ग के कौन से पौधों की क्वालिटी होती है, यही आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। यदि आपने पौधों का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो आपके लिए ये आंसर सबमिट कराना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए बच्चा बात करते हैं यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की। बच्चों ए भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी यहाँ आपका गलत है, आवर्त बीजी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आवर्त बीजी पौधे हम उन पौधों को बोलते हैं जिसका बीज किसी रैपर के माध्यम से कवर्ड होता है, जैसे मटर है आपका, चना है, और बात कीजिएगा बच्चा गेहूं की, और भी चावल है। ये सभी क्या है, ये सभी पौधे जो भी बीज हमको देते हैं वो बीज कवर्ड होता है। जो बीज कवर्ड होते हैं उनको आवर्त बीजी बोलते हैं, और जिनका बीज नग्न अवस्था में होता है, जैसे काली मिर्च है, चीड़ है, और बहुत सारे पौधे हैं जिनका बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है, उसको हम आवर्त बीजी की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अनावर्त बीजी की कैटेगरी में रखते हैं। फिलहाल आवर्त की बात की गई है तो कवर्ड को हम आवर्त बीजी बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है सभी ने। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? वर्गीकी, नामकरण, पहचान, और एक आपको दिया गया वर्गीकरण। ए है वर्गीकी और डी आपका है वर्गीकरण। तो दोनों के अंदर अगर आपने डिफरेंस समझा तो आप तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर सबमिट करा पाओगे। पौधों को नाम देने वाली विज्ञान की जो शाखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास 4 ही तो विकल्प हैं, एक है वर्गीकी, एक है नामकरण, एक है पहचान, एक डी आपका वर्गीकरण है। चलिएगा तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर
सही है तो सी आपका गलत हो जाता है, डी भी आपका गलत हो जाता है। अगर जंतुओं की बात करते हैं तो वर्गीकरण, और पौधों की बात करते हैं तो वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट आप लोग बढ़िएगा, थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी फास्ट ही रखनी है हम लोगों को। हम प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने और सोल्व करने में अधिकतम जो समय है आज 1 मिनट का लगाएंगे, इससे ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लगाना है। आर्क्योप्टेरिस किसको बोलते हैं? आर्क्योप्टेरिस क्या है बच्चों? तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। एक ये बताया गया है ट्राई एसिड तथा जोरसिक काल के जो सरीसृप हैं उनको बोलते हैं। एक है ट्राई एसिक काल का सरीसृप है, जोरासिक काल का सर्वपुरातीन पक्षी है, और एक है जोरासिक काल का सरीसृप। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हॉलीवुड की मूवियों में आर्क्योप्टेरिस के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर आपने इस चीज़ को देखा होगा। थोड़ा सा समझिएगा और चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। आर्क्योप्टेरिस उड़ने वाले जो डायनासोर होते थे उनको हम लोग आर्क्योप्टेरिस बोलते थे बच्चों। अगर उनके काल की बात करते हैं तो उनका काल जोरासिक काल है। तो अब आप समझिएगा कि ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। जो जोरासिक काल है, जोरासिक काल में उड़ने वाले जो डायनासोर है उनको आर्क्योप्टेरिस की कैटेगरी में रखा गया है। ये सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तेज़ी के साथ चीज़ों को समझना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक स्वस्थ युवा की, तो उसके अंदर जो आपकी WBC होती है, साथ ही साथ जो RBC होती है, उनका रेशो कितना होता है? अगर एक युवा स्वस्थ है उसके अंदर पाए जाने वाली जो WBC हैं और RBC हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, उनका रेशो कितना होता है? अगर हम आकार की बात करते हैं तो बच्चों WBC आपकी हमेशा आकार में बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसकी संख्या कम होती है। RBC आकार में छोटी होती है, जिसकी वजह से उसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन फ़िलहाल हमको यहाँ पर रेशो बताना है, तो इसलिए आप 4 विकल्प पर आप विचार कीजिएगा कि 1 और 1000 का रेशो होता है, 1 500 का, 1 700 और एक आपको दिया गया 1 120। चलिए तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा ए विकल्प आपका गलत है, 1:1000 भी गलत है आपका, 1:500 भी गलत है, डी भी आपका गलत है, 1:1200 भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो 1:700 है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ युवा है तो उसके अंदर यदि WBC की संख्या 1 है तो बच्चों यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स की संख्या होगी उसकी संख्या लगभग आपकी कितनी होगी? 700 उस बॉडी के अंदर रही होगी। चलिए बच्चा क्लास को आगे बढ़ाते हैं तेज़ी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सभी बच्चे। वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक आपको दिया गया है एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। चलिए 4 विकल्प मौजूद हैं। तेजी मेरे बोलने से पहले ही आप लोगों को ऑप्शन पढ़ लेना और तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट करा देना है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो देखो संवर्धन का मतलब बच्चों जिस प्रकार हमारी बॉडी ग्रो करती है उसी प्रकार पौधों की बॉडी भी ग्रो करती है, तो उसी के ऊपर विज्ञान की कौन सी शाखा में हम लोग कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, तेजी के साथ बताइएगा। चलिए बच्चा राइट विकल्प की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प है वो हॉर्टिकल्चर है, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। दांत की जो बीमारी है मुख्यतः किससे होती है? एक है वायरल से, एक है फंगस से, एक है प्रोटोजोआ से, एक डी आपको दिया गया है बैक्टीरिया से। तेजी के साथ सभी ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। दांत की जो बीमारी है वो वायरल की वजह से होती है, फंगस को बोलते हैं हिंदी में कवक, एक है सी प्रोटोजोआ और एक डी आपको दिया गया है बैक्टीरिया। यूपी पुलिस के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। 2 से 3 सेकेंड ही आप लोगों को लगानी है और उसके अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो है कवक यानी कि फंगस, यही आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर उच्च रक्तचाप जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं उसकी अवस्था को क्या कहा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर?
एक है हाइपरटेंशन, एक दिया गया हाइपरटेंशन, एक दिया गया पक्षाघात, एक दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति का जो बीपी है 140 से अधिक कंटिन्यू आता है तो उस व्यक्ति को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षाघात या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आई होप दैट, देखो आज हम लोग बात बहुत कम करने वाले हैं, मेन फोकस हम लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर रखने वाले हैं। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया हुआ था, जिस कारण मैं 2 दिन से आपकी 3 दिन से नियमित क्लास नहीं ले पाया हूँ, न ही ऑफलाइन न ही ऑनलाइन। लेकिन आपकी जो क्लास है बच्चों, कल से प्रॉपर ऑनलाइन भी ली जाएगी, ऑफलाइन भी ली जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की क्लास को थोड़ा फास्ट चलने दें, तेज़ी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सही की। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। यदि आपका जो बीपी है 140-45 से अधिक कंटिन्यू आता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन की कंडीशन कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विषाणु वृद्धि करता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अगर उसके अंदर हम बैक्टीरिया को डालते हैं तो बैक्टीरिया का जो रिफ्लेक्शन रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, विषाणु की जो मात्रा है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है। चीनी के घोल में या किसी जीवित कोशिका में या मृत शरीर में या फिर पानी में, 4 विकल्प आपके पास मौजूद है और काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है। ये आप लोगों को तेज़ी के साथ पढ़ भी लेना है। अगर हम किसी भी वायरस की बात करते हैं तो उसकी जो संख्या है, उसकी जो जनन क्षमता है या उसके द्वारा अपने बहुत सारे क्लोन जो तैयार करने की कैपेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, चीनी के घोल में, जीवित कोशिकाओं में, मृत शरीर में या फिर पानी में। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। यहाँ पर अगर कोई वायरस है तो उसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, पानी के अंदर होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चा यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से सही है। अपनी क्लास को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मनुष्य के श्वसन अंग को क्या कहा जाता है, एक है ट्रैकिया, एक है क्लॉम, एक है नाक, एक है आपका है फेफड़ा। डी आपको दिया गया फेफड़ा। जो मनुष्य है उसके श्वसन अंग को क्या कहा जाता है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है उसको क्या कहा जाता है। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है और मोस्टली बच्चों के जो आंसर हैं वो सही आ रहे हैं, तो हम लोग तेज़ी के साथ राइट आंसर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो फेफड़ा है। जो पीसीज वर्ग के होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, जो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, वो अपना श्वसन क्लोम के सहायता से करते हैं, जैसे मछली। और जो जीव बाहर रहते हैं, जिनको वायुमंडल की ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहना है, उनका जो श्वसन तंत्र है या श्वसन अंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोल लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। फेफड़े का आकार लगभग कैसा होता है बच्चा, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है या अंडाकार होता है। 4 स्ट्रक्चर, 4 शेप आपके पास मौजूद है, उसी से आप लोगों को आंसर चूज कर लेना है। जो फेफड़ा होता है उसका आकार बच्चों लगभग कैसा होता है। तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। तो यहाँ पर ए और बी आपके गलत हैं, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। जो फेफड़ा होता है उसकी आकृति बच्चों कैसी होती है, शंक्वाकार होती है। बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिएगा काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। टेक्निकल हिंदी की वजह से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को फैक्ट क्वेश्चन मानकर याद करने पड़ते हैं। उसी टाइप का ये सवाल आपके सामने है। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिना निषेचन के भी फल उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बॉटनी की भाषा में क्या बोलते हैं। एक आपको दिया गया बच्चों अनिषेक फलन, एक है व्युत्ताम्पदा और एक दिया गया है युक्ताम्पदा, एक दिया गया है अपयुग्मन। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा टेक्निकली हिंदी से जूझना होगा। बाकी हम लोग इसके राइट आंसर की ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट, आप याद कीजिएगा डायरेक्ट। तो बच्चों आपका बी सी डी तीनों आपका गलत है। अनिषेक जो फलन है वो किस कंडीशन को कहा जाता है, जब कोई पौधा, कोई पादप बिना निषेचन के
फूल को और फल को उत्पन्न कर सकता है तो उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रेडी है आपका, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से? पौधों का रोग है तो तेजी के साथ आप देखिएगा, ईंख का लाल विगलन यानी कि बीच में से गन्ने का लाल हो जाना, ईंख की लाल धारी हो जाना, पत्तों में लाल लाइनिंग सी आ जाना, गेहूं का अनावर्त कंड और आलू का अगेमती अंगमारी। चलिए तेजी के साथ जो है सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं, ठीक है भाई। देखो नाम से थोड़ा सा समझिएगा, आलू जब ख़राब होता है तो वो ब्लैक कलर का पड़ता है तो उसको हम ब्लैक हट रोग बोलते हैं। तो ब्लैक दोनों ही आपके सी और डी में आने हैं। तो जब पौधे में रोग होता है तो ब्लैक सा पाउडर बनता है गेहूं की जो बाली होती है उसमें, और जो आलू होता है उस पर ब्लैक रिंग्स बनते हैं। तो सी और डी का कोई चांस यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं ए आपका गलत है, ठीक है। ईंख की लाल धारी यहाँ पर बच्चों राइट आंसर है, यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इससे आसान क्वेश्चन भी आज आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने खाद्य श्रृंखला फूड चेन को पढ़ा है तो उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। प्राथमिक उपभोक्ता को हम कहाँ रखते हैं? मांसाहारी की कैटेगरी में, अपघटक की कैटेगरी में, शाकाहारी की, या फिर उत्पादक की। चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को कौन से स्थान पर, कौन से स्तर पर रखा जाता है? तो बच्चों यहाँ देखिएगा सही आंसर मांसाहारी आपका गलत है, अपघटक भी गलत है आपका, उत्पादक भी गलत है। पहले जो उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता उनको हम रखते हैं कौन सी कैटेगरी में? शाकाहारी। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनको सर्वाहारी, और जो तृतीयक होते हैं उनको हम रखते हैं उच्च मांसाहारी या केवल मांसाहारी की कैटेगरी में। चलिएगा क्लास को आगे बढ़ाइएगा बच्चों। बात कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी जो क्लास है वो ख़त्म हो जानी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों ने ईमानदारी के साथ, तेज़ी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव आपको अवश्य आना है। चलिए आंसर देखिएगा, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या माइकोप्लाज्मा? चलिए अरे भाई तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं लाइव चैट बॉक्स में। क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा भी आपको लगाना है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर की। जो सबसे छोटा जीव होता है बच्चों यहाँ पर वो कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। और जब मैंने आपको सेल्स के क्वेश्चन कराए थे तब भी ये चीज़ मेरे द्वारा बताई गई थी, सबसे छोटी जो सेल होती है बच्चों वो माइकोप्लाज्मा की होती है। यही बात आपको ध्यान रखने नहीं है, ठीक है। आज की क्लास बच्चों ख़त्म हो चुकी है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। कल मिलते हैं बच्चों, कल रात्रि 9 बजे आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर होगी। फिलहाल सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।